गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था साइंस के लिए कि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आराम से समझ सके, है ना। इसलिए मैंने स्पेशली बुक से ही पढ़ाया है ताकि किसी के पास बुक रहे या न रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ और एक एक क्वेश्चन आंसर पाठ्यक्रम का भी और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं साउंड चैप्टर, है ना, ध्वनि चैप्टर कर चुकी हूँ। लगभग 183 पेज कंप्लीट हो गया है और अब 184 पेज नंबर आज मैं बतलाऊंगी, आप लोग सुनिएगा, है ना। इसके पहले बहुत सारा क्वेश्चन था साउंड का। एक ये था कि मान लीजिए कि आप चंद्रमा पर गए हुए हैं, तो क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन था, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थी कि ध्वनि संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है या ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। तो ये सब का आंसर मैंने बतला दिया है ना। इसको आप 2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगा, है ना। आंसर आपको खुद याद आ जाएगा। तो आज हम आप लोग को बतला रहे हैं पेज नंबर 184 में आवृत्ति के बारे में, और आवृत्ति के आगे और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं। यहां से हम देख रहे हैं आवृत्ति। आवृत्ति से हमें ज्ञात, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी। जैसे बहुत बच्चे हिंदी वर्ड नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए और दोनों वर्ड जाना बहुत जरूरी है। हिंदी भी और इंग्लिश टर्म दोनों जाना बहुत जरूरी है ना। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। मान लें कि कोई ढोल पीट रहा है ना, ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं, तो ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह हमारे द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति, 1 सेकंड में जितनी बार हम पीटेंगे वो इसका आवृत्ति कहलाएगा। यदि हम 1 सेकंड में सिर्फ 1 बार पीटेंगे या सिर्फ 2 बार पीटेंगे तो ये कहलाएगा आवृत्ति कितना, सिर्फ 2। और बहुत स्पीड में हम लोग बजा रहे हैं, बहुत तेजी से हम लोग किसी चीज को पटक रहे हैं या बहुत तेजी से किसी को झंझन झंझन कर रहे हैं, है ना, किसी बहुत तेजी से कंपन किसी वस्तु को कर रहे हैं, कंपमान कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उतना ही तेज से उसकी आवृत्ति रहेगी, उतनी ही ज्यादा आवृत्ति अधिक होगी। तो ध्वनि, हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व तो किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता रहता है। जब हम पीटेंगे, है ना, तो पीटेंगे तो 1 सेकंड रुक के फिर हम पीटेंगे या हाफ सेकंड रुक के फिर हम पीटेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि माध्यम का घनत्व तो अधिकतम मैक्सिमम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता रहता है। ठीक है, घनत्व अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एक दोलन हम किसको बोलेंगे, घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और फिर पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। जैसे कि आप घड़ी को याद कीजिए, है ना, आप पेंडुलम वाले घड़ी को याद कीजिए कि जब घड़ी को हम लोग डुलाते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है, जैसे तो शांत नीचे है, जब यहाँ तक वो घड़ी का पेंडुलम आता है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से वह यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक। तो एक बार जो दोलन होती है, एक बार यहाँ से वहां तक जाना, माने वो कहलाता है एक दोलन, है ना।
वह एक दोलन कहलाएगा। अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या, एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यानी कि एक सेकंड में दोलनों की संख्या यानी कि ऑसिलेशन की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो है कम भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकता है। इसका कोई नाप जोख नहीं रहता है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा एक ही बराबर होगा। ठीक है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या की गणना करेंगे तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः ग्रीक अक्षर न्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। और ये जो चित्र बना हुआ है देखिए, है ना, इसी को कहते हैं, जैसे ये है घनत्व या दाब, यहां से यहां तक आना, ठीक है, यहां से यहां तक आना 1, फिर यहां से यहां तक आना 2, फिर यहां से यहां तक जाना 3। तो ये जो है ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना। एकांक समय में जितनी बार दोलन करती है वह हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितना है, सिर्फ 3, है ना, 1 2 3। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी इसमें 3 है, तो 4 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। तो हम जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो ज्ञात हो जाएगी, विरलों की संख्या को काउंट करेंगे तो हमारा आवृत्ति हम उसको गिन करके निकाल लेंगे कि इतना आवृत्ति हुआ, इतना फ्रीक्वेंसी हुआ। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ग्रीक अक्षर न्यू। ग्रीक अक्षर न्यू यानी कि इसका सिंबल क्या है, वी। वी ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसका SI मात्रक हर्ट्ज है और इसका सिंबल है HZ। ठीक है, HZ इसका सिंबल है और हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर हर्ट्ज मात्रक रखा गया है। और लिखेंगे हम लोग, किसका प्रतीक होगा, HZ। तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न यानी कि दो कंप्रेशन C, है ना, ये देखिए चित्र में 2C या 2R, ठीक है, 2C, एक C से C या एक R से दूसरा R, ठीक है। तो एक C से दूसरा C, दूसरा C से तीसरा C, अगर R से R यानी रेयर फ्रैक्शन से फिर रेयर फ्रैक्शन, दूसरा तीसरा, बड़े क्रमागत रूप में है ना, सीरियल वाइज में है। तो दो क्रमागत यानी कि दो बार जो मैंने दिखलाया चित्र में, तो दो क्रमागत संपीड़नों यानी कि कंप्रेशन या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, है ना। तरंग का आवर्तकाल कहते हैं और आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड कहलाएगा। और हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाएगा। होगा ना, जो आवर्तकाल जिसे हम कह रहे हैं, तो आवर्तकाल क्या हुआ, ध्वनि तरंग में जो संपूर्ण जो दोलन हुआ, दोलन
दोलन की जब क्रिया हो रही है 1 2 4 5 6 7 जो भी, तो उस दोलन जितना हो रहा है एकांक समय में तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। लेकिन अब दोलन में लिया गया समय, अब दोलन में जो समय लगता है, कुछ तो समय जरूर लगेगा, 1 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, हाफ सेकंड लगे, 0.5, कुछ तो सेकंड लगेगा ही, आवर्त समय तो लगेगा ही। तो संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, जितना भी समय लिया गया है, उस समय उस ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहलाता है ना। एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, और इसे टी अक्षर से हम लोग दिखलाते हैं, टाइम पीरियड यानी कि टी। और इसका एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है सेकेंड, समय का तो सेकंड होता ही है। तो आवृत्ति तथा आवर्त काल यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच का संबंध को किस प्रकार से हम लिखेंगे, वो नीचे देखिए दिया हुआ है कि इसके संबंध को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वी हो गया फ्रीक्वेंसी, दोलन है ना, संपूर्ण दोलन में लिया गया समय। तो संपूर्ण दोलन यानी कि क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, मान लीजिए 10 दोलन लिया गया तो 10 फ्रीक्वेंसी हो गया, 1 दोलन होगा तो 1 फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो इस प्रकार एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विदलन की अधिक संख्या गुजरती है। उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें क्या पता चलता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विदलन की अधिक संख्या गुजरती है, अधिक संख्या गुजरती। संपीड़न या विदलन जो चित्र अभी आप लोग को ऊपर दिखलाए थे, है ना, सी आर सी आर सी आर सी आर, वही है हमारा एक संपीड़न, दूसरा विदलन। तो किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विदलन की अधिक संख्या गुजरती है, किसमें, एक उच्च तारत्व की ध्वनि में, है ना। हाई पिच, उच्च तारत्व की ध्वनि माने खूब हाई पिच की जो साउंड रहेगी, उस पे एकांक समय में कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की संख्या अधिक होगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि वी को हम लोग फ्रीक्वेंसी का को हम लोग वी से न्यू से ग्रीक लेटर में न्यू से हम लोग इसको शो करते हैं, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से करते हैं, और इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, वी यानी कि न्यू इसका टू 1/t टाइम पीरियड, ठीक है। जब उच्च तारत्व रहेगा, हाई पिच रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, कंप्रेशन और विदलन के रेयरफेक्शन की अधिक संख्या गुजरती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 185 पेज। किसी ऑर्केस्ट्रा में हम लोग जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो गाना ना बज रहा है, कहीं पर कोई वायलिन बजा रहा है, कोई तानपुरा बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है। तो मतलब इतनी तरह की आवाजें उसमें आती है जब वो ऑर्केस्ट्रा होता है, और सभी आवाजें एक साथ गूंजती है ना। वहां पर कोई बांसुरी भी बजा रहा है, तो वहां पर कोई ट्रिपल भी बजा रहा है, कोई वीणा भी बजा रहा है, तो कोई पियानो भी बजा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ध्वनियां या दोनों तीनों चार जो भी ध्वनियां रहती है, वह एक ही माध्यम से चलती है। अब तो माध्यम उसका क्या हो गया, हवा, हवा के माध्यम से चलती है, वायु के माध्यम से चलती है, और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती है। तो दोनों स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती है, लेकिन जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न हैं,
है ना, चलता है एक ही चाल से, ध्वनि की जो चाल है, लेकिन जो साउंड हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न है। ऐसा साउंड से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है ना, विभिन्न लक्षणों के कारण ऐसा होता है कि हम कोई ध्वनि को जैसे एक ही साथ कई ध्वनि चला, संचरित हुआ, है ना, और हमारे कानों तक एक से पहुंचता है, लेकिन फिर भी कुछ ध्वनि को हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, कुछ ध्वनिया को हम ग्रहण करते हैं जो कि भिन्न भिन्न रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, उसका नाम है तारतम्य। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के जो कारण है, तो वह कारण है, वह अभिलक्षण है, उसका नाम है तारत्व। तारत्व को इंग्लिश में बोलते हैं पिच। इसको क्या बोलेंगे? पिच, PITCH, पिच। अब तारत्व क्या है? तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है। जो ध्वनि निकल रहा है, जैसे कोई गाना गा रहा है या कोई वायलिन बजा रहा है, तो वहां से जो साउंड निकलती है, ध्वनि की जो आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उससे हम तारत्व कहते हैं। तो किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, किसी स्रोत का कंपन, उसका वाइब्रेशन जितना स्पीड से होता है, शीघ्रता से होता है, उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। कंपन जितना तेज होगा, जितना जल्दी होगा, जितना स्पीड में होगा, उतना ही आवृत्ति भी अधिक होगा और तारत्व भी अधिक होगा। ये आपको एकदम याद रख लेना, एकदम दिमाग में घुसा देना है कि क्या क्या बढ़ेगा तो और क्या क्या बढ़ेगा, है ना। तो क्या याद करेंगे? यदि किसी स्रोत का वाइब्रेशन, कंपन, यदि कंपन किसी स्रोत का हमारा बहुत अधिक है, शीघ्रता से होता है, तो आवृत्ति भी उतना ही शीघ्रता से होगी, उतनी ही अधिक होगी। क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही अधिक होगी और उसका तारत्व भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि पिच। तो इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है, स्लो होता है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति भी कम होगी। यदि आवृत्ति अधिक है, उतना ही अधिक है, तो तारत्व भी होगा, कंपन भी अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है? जब ध्वनि का तारत्व कम होता है तो उसकी आवृत्ति भी कम होती है। सॉरी। विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियां उत्पन्न करती है ना। कितना सही चीज है। विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती। किन्हीं का आवृत्ति तो एक ही नहीं रहेगा, है ना, अलग अलग रहेगा। अलग अलग आकार तथा आकृति की वस्तु रहेगी तो उनकी आवृत्ति भी तो विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती है और विभिन्न तारत्व की ध्वनियां उत्पन्न करती है। तो विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती है और विभिन्न तारत्व की ध्वनियां उत्पन्न करती है। आवृत्ति हमारा विभिन्न रहेगा, कंपन करेगा, तो तारत्व की ध्वनियां भी उत्पन्न करती है, वो भी विभिन्न तरह की उत्पन्न करेगी, ठीक है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः अक्षर ए से निरूपित करते हैं। किसको ए से निरूपित करते हैं हम लोग? विक्षोभ को, जो किसी माध्यम के मूल स्थिति में दोनों जो इसका दिखलाता है, गर्त और शीर्ष और शिखर और घाटी, है ना, वो जो दिखला रहा है हमें,
अ, तो वो मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारण अक्षर ए से निरूपित करते हैं, जैसा चित्र 12.8 में दिखलाया गया। तो ये आयाम को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। और चित्र किसमें दिखला है? 12.8 में। 12.8, हाँ देखिए, ये 12.8 में दिखलाया गया है। इसको हम लोग कहते हैं आयाम। ये विक्षोभ ऊपर यहां से लेकर के ये बीच की लाइन और यहां से यहां तक के बीच की लाइन, उतार चढ़ाव, है ना, ये जो है बीच की लाइन और ये बीच की लाइन, उसी तरह यहां से इसका जितना ऊंचा पॉइंट जाता है वहां से वहां तक की लाइन, इसका पॉइंट जहां तक जाता है नीचे गर्त, ऊपर शीर्ष, श्रृंग, गर्त, है ना, श्रृंग है और ये गर्त है। तो ये जो दिखलाता है इसकी लंबाई और यहाँ इसके बीच की लंबाई, ये आयाम कहलाता है। और इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। हाँ, तो आयाम को हम लोग एम्पलीट्यूड से बोलते हैं और ए से निरूपित करते हैं, है ना। जो भी मैंने चित्र दिखलाया ऐसे से करके, ऐसे से बतलाया, वही आयाम कहलाता है, बीच का आयाम। इसे ए से हम लोग व्यक्त करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। इसका मात्रक क्या होगा? आयाम के लिए दाब या घनत्व का मात्रक होगा। इसके लिए, किसके लिए? आयाम के लिए, विक्षोभ तरंग का आयाम के लिए दाब या घनत्व का जो मात्रक होगा वही मात्रक इसका होगा। ठीक है। अब एक ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता, मतलब एक लाउडनेस, साउंड की जो एक चिल्लाने वाली जो आवाज होती है, लाउड स्पीकर वाला जो एक आवाज होता है, वो लाउडनेस अथवा मृदुता यानी सॉफ्ट, खूब मधुर, है ना, तो मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि की प्रबलता या मृदुता हम किसके कारण जानते हैं? हाँ, या इसके क्या या किस पर यह निर्भर करता है? इसकी मृदुता या इसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसके आयाम से पता चलता है और आयाम पर निर्भर करती है। जितना आयाम अधिक होगा उतना ही प्रबलता अधिक होगी। ठीक है। तो आयाम का जो मैंने भी चित्र दिखलाया था ऐसे करके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उससे हमारा प्रबलता पता चलता है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे, एकदम हल्का सा चोट मारे, तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, हल्का सा प्यारा सा आवाज सुनाई देगा, क्योंकि हम इसमें कम मेहनत किए, कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न किए, कम चोट मारे हैं, बहुत हल्की सी हाथ से हमने चोट मारा है, तो वहां पर क्या हो गया? ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है, लेकिन हमें कैसा सुनाई देगा? एक हल्का सा ध्वनि सुनाई देगा, क्योंकि हमने इस पर धीरे से चोट मारा है। ठीक है, धीरे से ढप किया, धीरे से ढक किया या धीरे से टन किया, तो वहां पर कैसे आवाज सुनाई? तो मृदु आवाज सुना दी, क्योंकि हमने कम एनर्जी लगाया है और ध्वनि तरंग को उत्पन्न किया है, कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग को उत्पन्न किया। यदि हम मेज पर जोर से मारते हैं, जोर से चोट मारते हैं, एक हथौड़ा से मारते हैं या एक मोटा लकड़ी से बार बार मेज को मारते हैं, तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी, है ना, तेज ध्वनि सुनाई देगी। तो क्या इसका कारण बता सकते हैं? किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात
ध्वनि तरंग क्या होता है, फैल जाता है ना। ध्वनि तरंग फैल जाती है और स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा इसकी प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं ना। पहले क्या होगा, पहले उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है और जैसे स्रोत से दूर जाने पर क्या हो जाएगा, इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम होता जाएगा। कैसे हम लोग को पहले बहुत तेज आवाज बहुत लाउडली सुनाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो प्रबल ध्वनि अधिक दूर तक चल सकती है। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध है। प्रबल ध्वनि तो वही होगा ना जहाँ हम चोट मारेंगे, जहाँ हम तेजी से चोट मारेंगे, जोर से हथौड़ा मारेंगे या जोर से किसी चीज से प्रहार करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने अधिक ऊर्जा दिया है, तेज ऊर्जा दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध है। इसमें अधिक ऊर्जा है, अधिक ऊर्जा से संबंध है। तो 12.10 में समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई है। चित्र 12.10 में ये 12.9 है और यहाँ पर 10 है ना। तो 12.10 में क्या है, 9 में क्या है कि समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई है। आवृत्ति दोनों का समान है लेकिन प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई है। चलिए हम लोग देखते हैं किसमें 12.10 में। तो चित्र है यहाँ पर निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंग। इसमें तारत्व कितना है, बहुत कम है, देखिए है ना। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ये तो आयाम हो गया। निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंग, यहाँ पे समय तरंग शु, और ये है उच्च तारत्व की ध्वनि की तरंगे। उच्च तारत्व जहाँ रहेगा फ्रीक्वेंसी भी अधिक रहेगा, है ना। अभी हम बतलाए थे कि जब उच्च तारत्व होगा तो फ्रीक्वेंसी में अधिक रहेगा, कंपमान वस्तु में अधिक रहेगा। किसी स्रोत का कंपमान यानी वाइब्रेशन जितना अधिक होगा, जितना शीघ्रता से होगा, आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और उसका तारत्व भी अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बहुत स्लो है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, हाँ, वाइब्रेशन कम है। तो जितना वाइब्रेशन कम है तो उसकी आवृत्ति भी कम होगी। तो आवृत्ति भी कम है तो निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंग ये हो जाएगी, निम्न तारत्व की। और जहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी खूब है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया उच्च तारत्व की और फ्रीक्वेंसी भी अधिक है। तो फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर कर रहा है, वाइब्रेशन पर, है ना, वो निर्भर कर रहा है वाइब्रेशन पर। तो हम क्या देखते हैं कि उच्च तारत्व की ध्वनि की तरंगी और निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंगी, है ना। चित्र से क्लियर हो जा रहा है कि जितना ये है ये हमारा उतना ही फ्रीक्वेंसी है। अब है निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम तथा उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति अधिक है। निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम होगी और उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी। हाँ, ये हम लोग को अपना याद रखना है कि जब तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम रहेगी यानी फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो निम्न तारत्व में ध्वनि का आवृत्ति कम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए निम्न तारत्व है तो आवृत्ति क्या है, बहुत कम है ना, 1 2 3 बस, ठीक है। और उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति में अधिक होगी।
अब है मृदु ध्वनि और कठोर ध्वनि। कठोर ध्वनि मैंने प्रबल ध्वनि, थोड़ा लाउड वाला। तो मृदु ध्वनि जो है उसका आप देखिए आयाम, फ्रीक्वेंसी, तारत्व क्या कहता है ना। तो मृदु ध्वनि जो है उनका आयाम कम होता है, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आयाम कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक आयाम कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक आम कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक अब कहलाता है ना। आयाम माने एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड 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 और एम्पलीट्यूड आयाम। ये सब जो आयाम है वहाँ, यहाँ, 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 तो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कम होगा मृदु ध्वनि में, और प्रबल ध्वनि में आयाम अधिक होगा। ठीक है, तो मृदु ध्वनि का आयाम क्या है, कम है। देखिए ये है, ये है, ये है, ये है। तो मृदु ध्वनि का आयाम कम और प्रबल ध्वनि का आयाम, प्रबल ध्वनि का आयाम क्या होगा, अधिक होगा, है ना। तो इसको हमको गांठ बांध लेना है कि निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंग आवृत्ति कम और उच्च तारत्व की यानी कि हाई पिच की जो ध्वनि की तरंग है, वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक, और लो पिच का जो है निम्न तारत्व है, निम्न तारत्व जो है जो लो पिच का जो साउंड का वेव रहेगा लो पिच का, तो उसमें आवृत्ति भी बहुत कम होगी। और उच्च हाई पिच की जो ध्वनि होती है, ये वाली सेकेंड वाली, तो हाई पिच की जो ध्वनि होती है वह ध्वनि की तरंग, उसमें आवृत्ति अधिक होगी, ध्वनि तरंग की आवृत्ति अधिक होगी। और उसी तरह मृदु ध्वनि में आयाम कम होगा, आयाम जो है वह कम होगा मृदु ध्वनि में, और मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। ये हो गया हमारा प्रबल ध्वनि। ठीक है, ये हो गया प्रबल ध्वनि का आयाम भी अधिक होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे ध्वनि की गुणता। वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनिया में अंतर करने में सहायता करता है। अब एक कौन सा नया वर्ड आया, ध्वनि की यह गुणता यानी कि टिम्बर। वह अभिलक्षण है जो समान तारत्व तथा प्रबलता यानी कि हाई, जो भी पिच है उसका कम अधिक, वो हाई पिच भी और लाउडनेस भी यानी प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। कौन, ये टिम्बर यानी कि गुणता। यह गुणता जो है टिम्बर, वह ऐसा विलक्षण है जो कि हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनिया में अंतर करने में सहायता करती है। तो एकल आवृत्ति, इसी से हम यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे कि एकल आवृत्ति जो है यानी कि एक आवृत्ति का, ठीक है, एक आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहेंगे, टोन, TONE। एक आवृत्ति की ध्वनि को कहेंगे टोन, और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको कहेंगे स्वर, है ना। जब एक आवृत्ति की ध्वनि को, एक आवृत्ति एकदम सिंगल आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी के ध्वनि को कहेंगे टोन, है ना, TONE। और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहेंगे स्वर। और स्वर सुनने में मीठा लगता है, सुखद लगता है, जबकि शोर, नॉइस,
और शोर करना प्रिय नहीं होता है, जबकि हमको संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या जाना, तारत्व जाना, आयाम जाना, फ्रीक्वेंसी जाना, इसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जाना। तरंग क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, वेव क्या है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा चीज है, लेकिन इसको याद करने का है। ठीक है, तो आज यही तक रख देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये प्रश्न उत्तर रहेगा। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन रहेगा 1 2 क्वेश्चन, और इधर कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 क्वेश्चन होगा। तो हम लोग को इसको मान के चलना है कि पहले हम इतना आज कर लेते हैं, और इसके बाद और जब कुछ समझा लेंगे, हम आप लोग को बतला देंगे, और तरंग ध्वनि तरंग के बारे में तब हम और आगे बढ़ेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर को फिर करवा देंगे। तब तक के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।